जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सोन मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन पर। जो दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है उसके ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो अभी क्या है, वर्तमान में 2500 से अधिक ट्रैक्टर के साथ किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर किसान आंदोलन हो क्यों रहा है, किसानों की मांग क्या है और ऐसी कौन सी मांग है जो केंद्र सरकार पूरा नहीं कर सकती है। तो इसके सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे और आप उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। यही हमारे वीडियो का फॉर्मेट, तो आप अगर देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे, आप ये बताइए कि एक लोकतांत्रिक देश में जो किसी भी कानून या बिल विधेयक किसी भी चीज़ का अगर वो विरोध कर रहे हैं तो क्या वो शांति से होना चाहिए, अहिंसात्मक रूप से होना चाहिए, या विरोध प्रदर्शन जो है वो हिंसात्मक रूप से होना चाहिए कि वो तोड़ फोड़ करें, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाएं। दो तरीके हैं, आप दोनों तरीके में किस तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये रहा आज आपका प्रश्न। आप इसको जीएस के टॉपिक जीएस के 2 और जीएस 3 से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, इस किसान आंदोलन को। तो हम अपने वीडियो पे आते हैं। हमारा जो कि मुद्दा है उस पर देखिए, किसान कुछ मांग कर रहे हैं और उन मांगों को केंद्र सरकार पूरा नहीं कर पा रही, इसी के कारण वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी कौन सी मांगे हैं जो किसान के जो केंद्र सरकार पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा किसानों की कुछ मांग है, पहली मांग जैसे उनकी एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो सरकार है वो क्या करेगी, किसानों को उतना मिनिमम सपोर्ट देगी किसी भी फसल के ऊपर। तो किसानों की मांग क्या है कि हमें सभी फसलों पर मिनिमम सपोर्ट चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई फसल खराब भी हो जाती है मौसम के कारण, अधिक बारिश के कारण या किसी अन्य कारण से, तब भी जो सरकार है वो किसान से मिनिमम जितना डिसाइड किया गया रहेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उतने मिनिमम कम से कम वो उस फसल को खरीदेंगे। उसका ज़्यादा हो सकता है लेकिन उसका प्राइस, लेकिन उससे कम प्राइस में नहीं खरीदेंगे। इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। तो किसान मांग कर रहे हैं कि सभी फसलों पर हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। लेकिन जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो ज़्यादातर किसान, इसका जो फ़ायदा है ना वो पंजाब और हरियाणा के उठाते हैं, तो वो इस आंदोलन में भागीदारी ले रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे केंद्र सरकार का क्या क्या तर्क है, ये ध्यान देने वाली बात है। ध्यान रहे, या मैं कोई अपने आप से तर्क नहीं रख रहा हूँ, ना किसान का, नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत तर्क नहीं है, ये किसान का तर्क है और केंद्र सरकार का तर्क है। तो केंद्र सरकार का तर्क ये है कि चलिए हम मान लीजिए कि आप सभी को एमएसपी पे जो है सभी फसलों पर एमएसपी दे दी है, मान लीजिए कि हमने दे दिया। तो किसानों ने कहा ठीक है। अगर तो क्या होगा तब, जब आपकी जो फसलों की क्वालिटी है, ज़रूरी नहीं हो कि फसल की क्वालिटी हमेशा अच्छी ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मान लीजिए क्या होगा, जब आपकी फसल की क्वालिटी अच्छी ना रही, उसकी गुणवत्ता अच्छी ना रही, हम आपको उस एमएसपी पर ख़रीद लें और उसको ले जाकर बेचें और उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं, अगर वो बाज़ार में ना बिके, तब क्या होगा, उस घाटे का क्या होगा, जो सरकार की घाटे की भरपाई कौन करेगा, नंबर एक। वो फसल का क्या होगा जो बिकी नहीं, क्या हम उसको रोडों पर फेंक देंगे, उसे बर्बाद होने देंगे? ऐसे ये दो तर्क है सरकार का। इसके बाद जो दूसरा किसानों का मांग है, उनकी मांग ये है कि हमें जो एम स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई थी, उन रिपोर्ट में जो उन्होंने सिफारिशें की थी, उन सिफारिशों को माना जाए। तो इस पर केंद्र सरकार का अभी भी कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने कोई भी आदेश नहीं जारी किया है, अब कोई विचार प्रकट नहीं किया, अभी वो मान नहीं रहे हैं रिपोर्ट। बस ये रिपोर्ट 2006 में आई थी, अभी की ये रिपोर्ट नहीं है, यह रिपोर्ट 2006 में आई थी। तो इस पर मुझे ध्यान आ रहा है कि राहुल गांधी ने अभी कल ही एक ट्विटर पे ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट किया कि अगर हम सत्ता में आते हैं, यूपीए गवर्नमेंट अगर पावर में आती है, तो हम एम स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो रिपोर्ट में जितनी भी सिफारिशें थी उन सिफारिशों को मान लेंगे। तो मेरा उनसे एक सवाल है, आप 2006 में कहाँ थे? रिपोर्ट तो 2006 में आई थी। खैर छोड़िए, आप 2014 तक गवर्नमेंट में थे। एनडीए जो गवर्नमेंट है 2014 तक थी। तो मतलब सॉरी, एनडीए जो 2014 में आई, आपकी गवर्नमेंट तो 2014 तक थी, 2006 से लेकर 2014 तक 8 साल तक का समय था। 8 सालों में उन आपने एम स्वामीनाथन की रिपोर्ट की सिफारिशों को क्यों माना? चुनाव आने पर ये क्यों याद आता है? मैं जितनी भी पार्टियां, मैं व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस को ही नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मैं सभी पार्टियों की रिपोर्ट मतलब कह रहा हूँ कि
आप किसान को अन्नदाता कहते हैं कि किसान अन्नदाता हैं, अगर किसान नहीं होंगे तो इस देश का पेट नहीं भर पाएंगे। तो जब चुनाव आने वाला होता है आपको तभी क्यों किसानों की याद आती है? उसके पहले आपको किसानों की याद क्यों नहीं आती? आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आते हैं मुँह उठाकर, पाँच जब चुनाव होने वाला होता है हम ये कर देंगे, ये रिपोर्ट मान लेंगे, आपकी ये सिफारिशें मान लेंगे, आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। चुनाव हुआ, जीते, मुँह उठाए, जैसे आए थे वैसे चले गए, 5 साल तक नहीं दिखे। फिर क्या चुनाव आने वाला था तो फिर मुँह उठाए, बड़े शर्म को बेचकर बेशर्म बन के फिर आए, फिर किसानों के सामने आए और बड़े सीना तान के कह देंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 8 साल थे ना प्रभु, 2006 में आई थी रिपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी गवर्नमेंट जब यूपीए में थी तब आई थी इसकी रिपोर्ट। तब आपने क्यों नहीं इस सिफारिशों को माना? अभी क्यों मानने की आप ये बात कर रहे हैं? अभी ये क्यों घोषणा कर रहे हैं? तब मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, आप भी उस समय, आप सोनिया गांधी के बेटे हैं, रिमोट कंट्रोल सरकार थी। अगर आप एक बार कहते सोनिया जी से तो सोनिया जी मनमोहन सिंह को आदेश देती, रिक्वेस्ट ना करती, आदेश देती और वो काम हो जाता। लेकिन कहाँ कोई करने वाला था, और यही हाल अभी वर्तमान में है। अभी क्या हुआ कि 2020 में बहुत करीब 6-7 महीने से अधिक आंदोलन चला था। उसके बाद क्या आता है कि 2021 में मोदी जी आते हैं और वो कहते हैं कि हम जो 3 कानून लिए थे हम उसको वापस ले रहे हैं। उसे किसान कहते हैं वो ब्लैक कानून है, वो काला कानून है। उन्होंने उसको वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि हम किसानों का जो एम स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन कहाँ विचार किए? विचार किए होते तो आज फिर प्रदर्शन हो रहा होता है, नहीं हो रहा होता है। तो कोई भी गवर्नमेंट है, मैं किसी एक गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं हूँ कि मैं बीजेपी के गवर्नमेंट में, जो सच होगा, जो झूठ होगा, फिर वो चाहे जिस गवर्नमेंट का होगा, चाहे जिस धर्म का होगा, चाहे जिस संप्रदाय का होगा, जाति का होगा, वर्ग का होगा, लिंग का होगा, मैं रखूँगा। हो सकेगा तो मैं किसी को गलत लगूँगा, किसी को अच्छा लगूँगा, लेकिन यह मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या मुझे समझते हैं। इसमें और क्या है, किसानों की जो तीसरी माँग है, उनकी तीसरी माँग ये है कि किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए जाए। भारत में अभी वर्तमान में एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार प्रति किसान के ऊपर 7,100 रुपये, 7,100 रुपये कर्ज हैं प्रति किसान के ऊपर। ये बात हो रही है, मतलब एक एक किसान के ऊपर की बात हो रही है। 7,100 रुपये कर्ज है। ये तो मुफ्त का रेवड़ी वाला कल्चर को आप प्रमोट करने की बात हो गई, लेकिन किसान इन्हीं को मांग कर रहे हैं। ऐसे अगर हम सभी के ऋण को माफ़ करने लगे अरविंद केजरीवाल की तरह, सभी को सब मुफ्त में देने लगे, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को क्या होगा? ऐसे तो ना कि जो मुफ्त की रेवड़ी का जो कल्चर है ना उसे प्रमोट होगा। और आपको पता है मुफ्त की रेवड़ियों से अर्थव्यवस्था को कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम देश के फ़ायदे को, देश की अर्थव्यवस्था को हमें पहले सोचना चाहिए, उसके बारे में भी एक बार विचार करना चाहिए। अगर हम मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँटने लगेंगे तो जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो बढ़ जाएगा। सरकार के ऊपर राजस्व, जो राजस्व व्यय है उसका व्यय बढ़ जाएगा, और ये राजस्व व्यय अच्छे नहीं होते हैं अर्थव्यवस्था के लिए। आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, GS3 का टॉपिक है, अच्छे से समझते होंगे। तो ये अब इन तीनों के अलावा कुछ और हैं, और जो हैं जैसे कि क्या है कि 2021 में जो भी किसान आंदोलन करते हुए उनकी डेथ हुई थी, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, साथ में उनके किसी घर के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ये कुछ आंदोलन है और इन आंदोलन को वो कर रहे हैं। इसमें एक और बात है कि 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून आया था उसको उसको कह रहे हैं कि वापस लाया जाए, जो यूपीए गवर्नमेंट ने लाया था। उसके बाद 2015 में एनडीए गवर्नमेंट ने उस कानून को ख़त्म करके भूमि अधिग्रहण पर नया कानून लाया था। उस कानून पर हम किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, वरना वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो ये कुछ मांगे हैं इनकी। अब केंद्र सरकार सभी मांगों को जाहिर सी बात है पूरा नहीं कर सकती है। अगर वो कर्ज माफ़ कर देंगे तो हमने बताया राजस्व बढ़ेगा, सीएडी बढ़ जाएगा, और ये कि वर्ज अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर वो एमएसपी का सभी फसलों पर कर देंगे, क्या होगा अगर सभी फसलों के ऊपर, सभी फसलों की क्वालिटी अच्छी ना हुई, तो अगर कुछ फसलों की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई और वो फसलें बर्बाद होती हैं, तो सरकार का जो घाटा होगा उस घाटे की भरपाई कौन करेगा? और वो फसल का क्या होगा, वो कहाँ जाएगी? क्योंकि ख़राब चीज़ें कोई नहीं खरीदना चाहता है, सभी लोग अच्छे की तलाश में रहते हैं। ध्यान रहे, ये बात मैं फसल के लिए कह रहा हूँ। तो सभी लोग अच्छे के लिए, अच्छे की तलाश में रहते हैं। कुछ ऐसी मांगे हैं, लेकिन अब इसमें एक और बात आती है कि आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, पढ़ा होगा, हमारे जो सोशल मीडिया है, जो हमारा फोर्थ पिलर है मीडिया,
उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपने दिखाया होगा कि जो इस किसान आंदोलन है, उस किसान आंदोलन में सिर्फ किसान ही नहीं है, किसान के साथ साथ कुछ ऐसे संगठन है जो देश के टुकड़े करने चाहते हैं, वो अपने ख्वाब को भी इसी में पूरा करना चाहते हैं। वो क्या है, कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है, वही हाल है यहाँ पर। कुछ नाजायज़ औलादे हैं जिनको हम खालिस्तानी कहते हैं, वो ना साले अपने बाप के होते हैं, ना अपनी माँ के होते हैं, वो किसी के नहीं होते हैं। वो भारत में रह के भारत का नमक खाकर भारत का टुकड़ा करने चाहते हैं, और वो जाकर किसान आंदोलन में जुड़कर जो ट्रैक्टर के माध्यम से उस पर खालिस्तान जिंदाबाद लिख रहे हैं। सार्वजनिक संपत्ति जो है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम किसानों का सम्मान करते हैं, हम किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आप जो किसानों के आंदोलन में घुसकर जो ये देश के छवि को बेकार कर रहे हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के जो नारे लगा रहे हैं, इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि आप एक बाप की औलाद नहीं है। अगर आप एक बाप की औलाद होते तो भारत का खाकर भारत का विरोध न करते, भारत मुर्दाबाद न करते, किसी और के लिए न गाते, किसी और देश की मांग न करते कि हमारा एक देश होना चाहिए। आपके इन्हीं करतूतों को देखते हुए अगर मेरा बस चले या मेरे जैसे युवाओं, विचारधारा रखने वाले युवाओं का बस चले, तो हम कोर्ट कचहरी का चक्कर छोड़ के आप लोग को सड़े बाजार में गोली मारने का हम तो आदेश दे दें। हमारे जैसे युवाएं जो हैं विचारधारा रखने वाले, वो यही करेंगे। हम ही नहीं, हमारे जैसे विचारधारा रखने वाले। लेकिन अगर आपके जैसे विचारधारा रखने वाले होंगे तो जाहिर सी बात है वो भी आपके साथ जुड़कर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, और वो आपके संस्कार हैं, वो आपकी तहजीब है, और वो आपकी नमक हरामी है जो आपको दर्शाते हैं कि आप हैं क्या आखिर। इसके बाद अब मैं किसानों से एक विनती करना चाहता हूँ, आप आंदोलन करिए, बिल्कुल करिए। आपकी जो मांगे हैं आप उन मांगों को सरकार के सामने रखिए, और ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, ये आप वाक्य की स्वतंत्रता है, ये आपका आर्टिकल 19 है। आपको बिल्कुल आप कुछ मांगिए, आप उसको पूरा करने के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को हमें हाथ जोड़कर अपने तरफ से, अपने देशवासियों की तरफ से, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर कहीं भी आपको खालिस्तानी दिखता है, आप किसान हैं या आप अच्छी बात है, लेकिन आप उससे पहले आप एक भारतीय हैं। आप किसान हैं ठीक है, लेकिन आप उससे पहले एक भारतीय, अगर आप आंदोलन में कहीं ऐसा दिखता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, कोई खालिस्तानी दिखता है, कोई दूसरा आतंकवादी दिखता है, तो आप अपने आंदोलन से उसको बाहर करिए। पहले तो आपका ये पहला कर्तव्य होना चाहिए कि ठीक है, मेरा देश है, मैं अपने देश में कुछ चीज़ें मांग कर रहा हूँ जो आज नहीं तो कल मुझे मिल ही जाएंगी, नहीं भी मिलेंगी तो किसी भी कीमत पे मैं अपने देश का विरोध नहीं करूँगा, और ऐसे करने वाले को मैं अपने साथ विरोध करने भी नहीं दूंगा और छोड़ूंगा भी नहीं। तो पहला आप एक काम करिए, अगर आप जो आपके आंदोलन में अगर आपको खालिस्तानी दिखता है, आप उनको क्या करिए, अपने आंदोलन से बाहर निकालिए, उन्हें उठा के बाहर फेंकिए। इसके बाद आप क्या करिए कि जो भी ऐसे आपको दिखाई देते हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, 2 तमाचे मारिए, पुलिस के हवाले उनको कीजिए, और बताइए कि ये ऐसा ऐसा कर रहे थे। आप एक लोकतांत्रिक देश में हैं, आप देश के टुकड़े कैसे करने दे सकते हैं? तो ये इन बातों का आपका ध्यान रखना। और मेरी एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है सरकार से भी और किसानों से भी। किसान से ये विनती है कि आप लोग क्या है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो शांति से करें, ऐसे भी उग्र होकर ना करें। और सरकार से भी मेरी विनती है कि इन पर एक बार विचार करें, ज़रूर जाकर बैठें इनके साथ वार्तालाप करें, क्योंकि वार्तालाप से ही निर्णय हो पाएगा। दिल्ली में बैठकर चाय कॉफ़ी पीते हुए निर्णय नहीं हो पाएगा। तो इस पर एक बार विचार करने वाली बात है। और मेरी जो संवेदनाएं हैं, जो किसान आंदोलन करते हुए 2021 में मर गए थे या जिनकी डेथ हो गई थी, उनके साथ मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और एक विनती करता हूं कि आप लोग भी इसके बारे में जानें, प्रचार प्रसार करें कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। हम किसानों एमएसपी जो है, जो कर्ज माफ़ी है, जो अलग अलग मांगे हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे, जान लेंगे। लेकिन मुद्दा क्या है ना कि जो खालिस्तानी आ जाते हैं बिन बाप के औलाद, वो अगर आके इस आंदोलन में, ये क्या हो गया कि वही हो गया कि दूसरे की शादी थी, दूल्हा कोई और बन रहा है, ये वाली बात हो गई। तो ऐसा मत करिए। अगर आप हैं तो इनको बताइए कि ऐसा ऐसा है, ये नारा लगा रहे हैं, इस पर विचार करिए। हम क्या खालिस्तान अपने सामने अपने देश का मुर्दाबाद के नारा नहीं लगने दे सकते, चाहे हमारे कोई मांगे पूरी हो या ना हो। कैसे आप कर सकते हैं? अगर आप करने दे रहे हैं तो आप किसान नहीं है। फिर ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप अपने सामने अपने देश का मुर्दाबाद नारा सुन रहे हैं, फिर आप किसान नहीं हैं। आपको मिला होगा पैसा,
कि आप जाइए, आंदोलन करिए और आपका आंदोलन के इतने दिन के रुपए इतना मिलेगा, जैसे शाहीन बाग में होता था। तो आप इसके बारे में ज़रूर विचार करिएगा और एक बार सोचिएगा कि आखिर क्या क्यों हम अपने घर में अपने घर का विरोध करने के वालों को अपने घर में ही शरण दे रहे हैं और उनके साथ बैठकर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा। एक है कि भारत में क्या है कि जो भारत के संविधान निर्माता थे, उन्होंने दो तरह की स्वतंत्रता को डिफाइन किया था। एक स्वतंत्रता थी सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है कि सभी को अपनी बात, अपनी अभिव्यक्ति, अपने बोलने भाषा की स्वतंत्रता दी गई। अपने अपने जो विचार है उनको रख सकते हैं सामने। एक है नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता वो है जब स्वतंत्रता बहुत अधिक हो जाए, जब आपकी स्वतंत्रता से किसी और की स्वतंत्रता पर बाधा आने लगे, तो इसको नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, जो कि अभी दिल्ली में हो रहा। नकारात्मक स्वतंत्रता में आप उग्र हो जाते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता में आप हिंसा का मार्ग अपना लेते हैं और वो संविधान के लिए अच्छा नहीं है। और हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 19(2) इस पर जो इस तरह की जो भी स्वतंत्रताएं हैं, इस पर शिकंजा कसती हैं और उनको मना करती हैं ऐसा करने के लिए, और पावर दी गई है 19 सब आर्टिकल 2 को ये पावर दी गई है। हमारे यहाँ आपकी स्वतंत्रताएं तभी तक है जब तक दूसरे की स्वतंत्रताएं बाधित नहीं होती हैं। आप इन सभी मुद्दों पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और अच्छे से समझेंगे, और जो भी नाजायज़ औलादें हैं उनको उठा के अपने बीच से बाहर फेंकेंगे। अगर हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको मेरा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।